हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं यूनिट 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यूज केसेस के बारे में। ठीक है, यूज केसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूज केसेस डायग्राम एंड एक्टिविटी डायग्राम। ठीक, ये सारे जो आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है यूनिट 2 में से। ठीक, तो डिस्कस करते हैं यूज केसेस क्या होते हैं। अब तक प्रीवियस वीडियो तक आपने अपना जो है प्रोसेस डेवलप कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि प्रोसेस डेवलप हो गया या जो भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे थे वो बन गया, तो उसको यूज़ करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा कि जो यूज़ केसेस होता है, जनरली आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो यूज़ केस का मतलब क्या होता है। अब कोई दूसरा सिस्टम या कोई यूज़र, अनदर यूज़र या कोई अनदर सिस्टम आपके प्रोसेस से इंटरेक्ट करेगा। ठीक, तो वही होता है आपका यूज केसेस। ठीक, अब कैसे इंटरेक्ट करता है और क्या होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक, a use cases is a description of a set of sequence of action including variant that a system perform of real and observable result of value and actor। एक्टर आपको पहले बताया था एक अनदर एक्टिव एंटिटी यानी कि एक यूजर होता है। ठीक है, जो अब आपके प्रोसेस से इंटरेक्ट करेगा कि आपने जो बनाया है वो क्या बनाया है। हमें ये मतलब नहीं है कैसे बनाया है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब मतलब है क्या बनाया है और जो मैं चाहता हूँ क्या ये उसका रेस्पॉन्स कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है, वो सारी चीजें मेरे यूज केसेस के अंदर होंगी। ठीक, जैसे ग्राफिकली अ यूज केस इज रेंडर एंड एलिप्स। द यूएमएल प्रोवाइड ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूज केस एंड एक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे एक यूज केस है, एक एक्टर के बीच में हमने रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश की है। कैसे है, प्रोसेस ऑफ लॉन, अ लॉन ऑफिसर। ठीक है, आपने क्या डिजाइन किया था, एक एक यूज केस बनाया प्रोसेस ऑफ लॉन का। तो अब इसको क्या है, हैंडल कौन करेगा भैया, इसके लिए कस्टमर वो भी तो होना चाहिए इसको हैंडल करने वाला। तो किसके लिए बनाया होगा, लॉन ऑफिसर के लिए बनाया होगा ना, जाहिर सी बात है। तो यहाँ एक्टर क्या है, एक्टर लॉन ऑफिसर हो गया, यूज केस हो गया उसके प्रोसेस लॉन। ठीक है, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट देखते हैं। अ यूज केस इज अ डिस्क्रिप्शन of a set of sequence of action including variant that system perform a fuel observation result of failure। तो वही पुराना वाला बस यूज केस की डेफिनेशन है। ग्राफिकली यूज केस इज रिलेटेड एंड एलिप्स। ठीक, यही टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट होते हैं। नेम्स में क्या आता है, एवरी यूज केस मस्ट हैव अ नेम। भाई जो भी यूज केस बना रहे हो तुम उसका एक नेम होना चाहिए। और अगर आपके डायग्राम के अंदर एक से ज्यादा यूज केस आ रहे हैं तो सबके डिफरेंट नाम होने चाहिए। द नेम अलोन इज नोन एज सिंपल नेम। मतलब जो नेम होना चाहिए एकदम सिंपल होना चाहिए, सामने वाला जो बंदा बैठा है जो उसको देखने बैठा है वो उसको इजीली समझ ले। ठीक, जैसे यहाँ पे कुछ यूज केसेस के नाम लिए हैं, जैसे वैलिडेट यूजर है, प्लेस ऑर्डर है, या सेलिब्रेट लोकेशन। कुछ पाथ, पाथ क्या होता है, एक से ज्यादा जब यूज केस होता है ना उनके बीच में एक पाथ होता है रिलेट करने के लिए। ठीक, वो पाथ। ठीक, अब यूज केसेस एंड एक्टर्स देखते हैं क्या होता है। An actor represent an coherent set of role that users of use case play when interacting with these। यानी कि डायग्राम से यानी कि जो आपकी सर्विस से इंटरेक्ट कर रहा है वो होगा एक्टर आपका। टिपिकली एन एक्टर रिप्रेजेंट अ रोल दैट अ ह्यूमन, अ हार्डवेयर डिवाइस बताया था ना, एक अनदर डिवाइस होगी या कोई भी एक्टिव एंटिटी यानी कोई भी ह्यूमन हो सकता है, और अनदर सिस्टम प्ले विद द सिस्टम। And instances of an actor therefore represent an individual interacting with the specific in a way। Actor may be connected to use case only by association। मतलब कि जब जो एक्टर होगा वो एक एसोसिएशन के द्वारा ही कनेक्ट किया जा सकता है आपके सिस्टम द्वारा, सिस्टम से। एन एसोसिएशन बिटवीन एन एक्टर एंड यूज केसेस इंडिकेट दैट actor and use case communicate with an another, each one possibly sending and receiving message। यानी कुल मिला के क्या है कि जो एक्टर होगा और जो आपकी जो सर्विस जो आपने यानी कि जो यूज केस आपने जो तैयार किया है, यूज केस तो कंप्लीट सिनेरियो हो गया जो आपने एक तरीके से सॉफ्टवेयर तैयार किया है, इनके बीच में क्या है, एक सेंडिंग रिसीविंग का कम्युनिकेशन मैसेज पास किए जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम यूज केसेस और फ्लो ऑफ इवेंट। A use case describe
व्हाट अ सिस्टम डज, क्या है सिस्टम, ना कि ये कि सिस्टम कैसे स्पेसिफाई या कैसे नहीं बताना, क्या बताना है सिर्फ कुल मिला के आपको सिंपल भाषा में बताऊं। यू कैन स्पेसिफाई द बिहेवियर ऑफ अ यूज केस बाय डिस्क्राइबिंग अ फ्लो ऑफ इवेंट इन टेक्स्ट क्लियरली इनफ फॉर अनदर आउटसाइड टू अंडरस्टैंड इजीली। और इस चीज को आप कैसे क्लियर कर सकते हो, सिंपल एक टेक्सुअल मैसेज के द्वारा, जिसके इजीली सामने वाला बंदा समझ सके। ठीक है, आप बहुत सारे फ्लो इवेंट बना दें, ढेर सारे डायग्राम बना दें, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, when you write this flow of event you should include how and when the use case start and the end। यानी कि जब आप ये चीज बना रहे हैं तो उसके अंदर ये चीज क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि उसको कैसे तो इंक्लूड किया है, और ये यूज हो रहा है तो उसके अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग भी एकदम डिस्क्राइब होनी चाहिए। ठीक है, व्हेन द यूज केस इंटरेक्ट विद एक्टर, जब यूज केस आपका एक्टर से इंटरेक्ट करता है, then what object are exchanged and the basic flow of alternative flow of the behavior, ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या एक एग्जांपल दिया है आपका एक एटीएम मशीन का, उसके फ्लो के बारे में बताया गया है क्या है, तो देखते हैं क्या है। पहले in the context of an ATM system you might describe the use case, validate the user of the following way। पहला मेन फ्लो इवेंट देखते हैं क्या है। The use case start when the system prompt the customer for PIN number, prompt जनरेट होगा ना पिन नंबर के लिए। The customer can now enter a PIN number via keypad। ठीक, and the customer commit the entry, commit कर देगा अपनी एंट्री को पिन नंबर डालने के बाद। By pressing the enter button, the system then check the PIN number of C if is valid. If the PIN number is valid, the system acknowledge the entry, thus ending the use case। एकदम सिस्टम हो गया ना एटीएम मशीन का। आप गए, आपने अपना पिन नंबर या जो भी कुछ कर रहे हो तो उसके लिए पिन नंबर तो डालना पड़ेगा। उसकी एक चेकिंग होगी डेटाबेस में कि ये पिन नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, फिर उसका क्या है, अगर हो गया काम तो आप एक एंड कर जाएंगे वहां से। ठीक, अब एक और है इसके अंदर, द एक्सेप्शनल फ्लो ऑफ इवेंट, कस्टमर कैन कैंसल अ ट्रांजेक्शन एट एनी टाइम। किसी भी टाइम पे अगर कोई कस्टमर ट्रांजेक्शन को कैंसिल करता है बाय प्रेसिंग द कैंसिल बटन, दस रीस्टार्ट द यूज केस, नो चेंजेस आर मेड टू द कस्टमर अकाउंट। यानी कि जैसे कि अगर किसी कस्टमर ने अब ट्रांजेक्शन नहीं करना, कैंसिल कर दिया भाई, ठीक है, मिड से ही कैंसिल कर दिया। ठीक, हालांकि जैसे पिन नंबर डालने के बाद तो नहीं, अभी लेकिन हम यूपीआई वगैरह में करते भी हैं कैंसिल, वो तो उसका कोई रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए आपके अकाउंट पे। ठीक, एक्सेप्शनल फ्लो ऑफ इवेंट एक और है क्या, द कस्टमर कैन क्लियर अ पिन नंबर एनी टाइम बिफोर कमिटिंग इट एंड री एंटर अ न्यू पिन नंबर। ठीक है, यानी कि जैसे क्लियर कर देता है कस्टमर बिना कमिट किए। देन द एक्सेप्शनल फ्लो ऑफ इवेंट एक और है क्या है, मतलब ये सारे एक्सेप्शन है, ये हो सकते हैं ऐसी चीजें। इफ द कस्टमर एंटर अ इनवैलिड पिन द यूज केस रीस्टार्ट। इफ दिस हैपन 3 times इन द सिस्टम कैंसिल द एंटायर ट्रांजेक्शन। यदि ऐसा होता है 3 बार से ज्यादा होता है तो वो पूरे ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर दे। ठीक, ऐसा कुछ यहाँ इन्होंने डिजाइन करने की कोशिश की है। अब यूज केस और सिनेरियो देख लीजिए एक बार आपका। टिपिकली वी विल फर्स्ट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ इवेंट ऑफ यूज केस इन टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम उसे डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे फ्लो ऑफ इवेंट को। फिर वी विल यूज वन ऑफ द सीक्वेंस डायग्राम, जो अपने प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सीक्वेंस डायग्राम बताए थे, वही यूज केस मेन फ्लो, मतलब प्रॉपरली उसका ना फ्लो कैसे मैसेज पास हो रहा है, ये सारी चीजें वहां आपको दिखानी है। ठीक है, यूज केस डिस्क्राइब ए सेट ऑफ सीक्वेंस नॉट जस्ट अ सिंगल सीक्वेंस। जो यूज केस आपका डिस्क्राइब करता है सेट ऑफ सीक्वेंस को डिस्क्राइब करता है, एक सिंगल सीक्वेंस को डिस्क्राइब नहीं करता। ठीक है, ईच सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सिनेरियो। पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, सिनेरियो बोलते हैं। ए सिनेरियो इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट इलस्ट्रेट द बिहेवियर। जो सिनेरियो होता है, सिनेरियो क्या करता है, पर्टिकुलर एक्शन का बिहेवियर को क्या एक्सप्लेन करता है। ठीक, ये तो होता है यूज केस ऑफ सिनेरियो। अब यूज केस इन कोलैबोरेशन को देखिए, ये भैया ओएसटी में ऐसा ही होता है, सारी चीजें इधर उधर से रिलेट कर जाती हैं और कंबाइन कर देते हैं, फिर दोबारा उस चीज को एक्सप्लेन करो। ठीक, इसके आगे वाली यूनिट तो ऐसी है कि जो हमने इन दोनों यूनिटों में पढ़ रखी है, दोबारा उसे पढ़ना है। ठीक, a use case capture the intended behavior of the system you are developing without having to specify
हाउ दैट बिहेवियर इज इम्प्लीमेंटेड। कुल मिला के वही बात कि क्या सिस्टम है, सिर्फ यही देखना है, ये नहीं बताना कि कैसे इम्प्लीमेंट हुआ। However, you have to implement your use cases, and you do so by creating a society of classes and other elements that work together to implement the behavior. ठीक सिमिलर काइंड चीजें हैं सिर्फ। दिस सोसाइटी ऑफ एलिमेंट इंक्लूडिंग बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक स्ट्रक्चर। अभी ये स्टैटिक और डायनामिक आ गए, मतलब स्टैटिक वो होते हैं चेंज ना हो, डायनामिक वो होते हैं जो रन टाइम या चेंज हो जाए, सिंपल भाषा में तो आपको बताऊं। ठीक, अब जैसे यहाँ पे ये यूज केसेस से एक प्लेस ऑर्डर था, एक ऑर्डर मैनेजमेंट था, इनके बीच में की एसोसिएशन है रियलाइजेशन की। ठीक, अब प्लेस ऑर्डर होगा तो उस ऑर्डर को मैनेज किया जाएगा। मैनेज करने के लिए क्या, एक जैसे किसी होटल में गए आपने, वहाँ ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर को मैनेज किया जा रहा है। ठीक, जो पीछे क्या हो रहा है मैनेजमेंट में, उससे आपको क्या लेना देना। ठीक है, अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो किया था सिर्फ यूज केस के बारे में। ठीक, अब यहाँ से डिस्कस करेंगे यूज केस डायग्राम के बारे में। हालांकि जो अभी तक आपने सुना इतना यूज केस, वही सारा यहाँ दोबारा से यूज केस डायग्राम के अंदर लिखना है या फिर सुनना है। ठीक है, अभी तो आप सुन ही रहे हैं तो सुनिए सिर्फ क्या है। तो यूज केस डायग्राम, और भाई अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और कमेंट जरूर छोड़ के जाएं अपना। ठीक है, तो यूज केस डायग्राम आर वन ऑफ द 5 डायग्राम जो यूएमएल के अंदर मॉडलिंग और डायनेमिक एस्पेक्ट से जो 5 मॉडल डायग्राम तैयार किए गए हैं, उनमें से एक है, जिनमें से रिमेनिंग 4 आपके एक्टिविटी डायग्राम, स्टेट चार्ट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम एंड कोलैबोरेशन डायग्राम। यानी कि सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिए, और आज की वीडियो में हम एक्टिविटी डायग्राम तक पढ़ेंगे। ठीक है, यूज केस डायग्राम आर द सेंट्रल मॉडलिंग बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, सब सिस्टम और अ क्लास। जो यूज केस डायग्राम होता है, आपको एक सेंटर मान लीजिए बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, भैया बिहेवियर किस कौन बताएगा? कस्टमर ही तो बताएगा कैसे काम कर रहा है जो आपने डेवलप किया उसके बारे में। ईच वन shows a set of use cases and actor and their relationship। मतलब कि जो डायग्राम बनाया है उसमें क्या होगा, यूज केसेस होंगे, एक्टर होगा, और उन सबके बीच में रिलेशनशिप होंगी। ठीक, यूज केस डायग्राम is a diagram that shows a set of use cases and actor and their relationship। वही दोबारा से रिपीटेड, you apply use cases diagram to model the use case view of the system। अच्छा, अगर आपको याद हो यूज केस व्यू हमने आपको पहले पढ़ा दिया है, और कहाँ पढ़ाया है तो ये कमेंट में छोड़ के जाएं। ठीक है, नहीं पता तो यूनिट 1 के आर्किटेक्चर में पढ़ाया था यूज केस व्यू, वहाँ भी आता है एक्सप्लेन करने के लिए। ये वही वाला यूज केस व्यू है। यूज केस डायग्राम आर द इम्पोर्टेंट फॉर विजुअलाइजिंग, स्पेसिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग एंड बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट। ये वाली लाइन भी पहले आपने कहीं सुनी सुनी सी होगी कि जो यूज केस डायग्राम होते हैं वो विजुअलाइज करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए और बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट के लिए होते हैं। अब यहाँ पे एक यूज केस डायग्राम है, एक मतलब एक सेलुलर टेलीफोन का यूज केस डायग्राम है। यहाँ पे एक यूज़र होगा, एक सेलुलर नेटवर्क होगा। ठीक है, अब जो यूज़र होगा वो क्या क्या कर सकता है, अपनी कॉलिंग का शेड्यूल बना सकता है, कॉल को रिसीव कर सकता है, किसी को कॉल कर सकता है। ठीक, उनमें भी जब किसी की कॉल चल रही है तो कोई किसी कॉल को रिसीव करता है या कॉन्फ्रेंस पे कॉल कर सकता है। जो फर्दर डिवाइड कर दिया है, ये देख रहे हो। अब यहाँ पर आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझाऊं, पहले तो यूज केस डायग्राम को बता देता हूँ क्या होता है। आपके डायग्राम की एक सिस्टम बाउंड्री होती है, उस सिस्टम बाउंड्री के अंदर हम जो जो क्लासेस यानी कि जो यूज केसेस कंसीडर कर रहे हैं वो सारे उसके अंदर मेंशन होते हैं। ये जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये है इसकी सिस्टम बाउंड्री। और इस सिस्टम बाउंड्री के अंदर मैंने कौन कौन सी यूज केस रखे हैं, मतलब एक सिंपल सा बंदा है भाई, वो क्या क्या कर सकता है, कॉल को रिसीव कर सकता है, कॉल कर सकता है, अपनी कॉलिंग का शेड्यूल तैयार कर सकता है, कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकता है, रिसीव कर सकता है एडिशनल कॉल्स।
ठीक है, और भी कोई चीज़ हो तो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक, ये मेरे एक्टर हो गए दोनों, ये एक्टर हो गए। इनके बीच में कोई सा भी रिलेशनशिप है वो क्या है, एसोसिएशन है। ठीक, अगर यूज केस को मैं किससे दिखाता हूँ, ओवल से दिखाता हूँ। तो तीन चीजें सुनिए पहले आप, कि जो सिस्टम आपकी एक जो पर्टिकुलर जो बाउंड्री होती है उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स से दिखाया जाता है। आपके जो यूज केसेस होते हैं उनको ओवल्स के अंदर दिखाया जाता है। और आपका जो एक्टर होता है, प्रॉपर एक एक्टर तो आपको पहले भी रिप्रेजेंट किया था ना, कैसे दिखाते हैं, वही वाला एक्टर है। ठीक, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, अ यूज केस डायग्राम इज अ डायग्राम दैट शो ए सेट ऑफ यूज केसेस एंड एक्टर इन देयर रिलेशन। यूज केस डायग्राम की कॉमन प्रॉपर्टीज देखिए। A use case diagram is just a special kind of diagram and spare same common properties to do all other diagram and graphical content that are projection into the model. What distinguishes a use case diagram from all other kind of diagram is a particular इस पर्टिकुलर कंटेंट है। तो कॉमन प्रॉपर्टी तो एक ही प्रॉपर्टी है भैया, ये दिखा रहा है कि क्या है आपका सिस्टम। कैसे पे तो बात बहुत हो गई, अब आपको ये भी तो बताना पड़ेगा क्या है सिस्टम। ठीक है, कंटेंट में आपको क्या क्या लिखना है। यूज केस डायग्राम आर कॉमनली कंटेंट, यूज केसेस होंगे, एक्टर्स होंगे, डिपेंडेंसी के अंदर जनरलाइजेशन, एसोसिएशन, यानी सॉरी, ये रिलेशनशिप के अंदर आते हैं तीनों, डिपेंडेंसी, जनरलाइजेशन, एसोसिएशन। लाइक ऑल अदर डायग्राम, यूज केस डायग्राम में कंटेन नोट्स एंड कॉन्स्टेंट। नोट्स एंड कॉन्स्टेंट भी आप बना सकते हो। नोट्स एंड कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, जो पर्टिकुलर डायग्राम को भी एक्सप्लेन करेंगे टेक्सचुअल फॉर्मेट में। यूज केस डायग्राम में ऑल्सो कंटेन द पैकेज। पैकेज क्या है, एक से ज़्यादा कहीं मतलब ग्रुप बना रहे हो ना डायग्राम का, तो पैकेज मिल जाता है। ओकेशनली यू विल वांट टू द प्लेस इंस्टेंसेस ऑफ यूज केस इन योर डायग्राम। कॉमन यूज देख लीजिए यूज केस डायग्राम का। वी अप्लाई यूज केस डायग्राम टू मॉडल द स्टैटिक यूज केस व्यू, आर्किटेक्चर में यूज करते हैं। When you model the static use case view of the system, you will typically apply use case diagram to one to model the context of the system and to model the requirement. यानी कि सबसे पहले context of the system, reference बताने के लिए, और फिर requirement of the system, इस चीज को explain करने के लिए। ठीक, अब मॉडलिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिस्टम और मॉडलिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, इन दोनों में मतलब यही है कि सिस्टम क्या है, सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, सिर्फ यही इन दोनों पॉइंटों में मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक, अब कॉमन मॉडलिंग टेक्निक देख लीजिए। लिखने के लिए बहुत है, मेरा मानना तो ये, अगर आप इतना सब कुछ लिख के भी आते हैं, अगर आपको इतना याद भी रहता है, तो आपकी एक की कॉपी कम पड़ने वाली है इस कंटेंट के हिसाब से तो। ठीक है, और इतना मतलब अपडेटेड कंटेंट आपको कहीं भी किसी वेबसाइट पे या यूट्यूब पे किसी और चैनल पे मैं तो नहीं मान सकता कि ऐसा कंटेंट आपको मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए मॉडलिंग में क्या लिखा हुआ है। गिवन अ सिस्टम, एनी सिस्टम, सम थिंग्स वी लाइव इनसाइड द सिस्टम, सम थिंग्स वी विल आउटसाइड इट। मतलब कि कुछ क्या इसके अंदर इनसाइड में लाइव होंगे, कुछ बाहर बाहर कनेक्टर अंदर यूज के। ठीक, उसके अंदर इस प्रकार से आपको इसको डिज़ाइन करना है। अब इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं, एग्जांपल दे रखा है एक एटीएम मशीन में, ये क्रेडिट कार्ड वाले का। ठीक, टू मॉडल द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सिस्टम, आइडेंटिफाई द एक्टर दैट सराउंडेड द सिस्टम बाई कंसिडरिंग विच ग्रुप रिक्वायर। कुल मिला के अगर मैं इस चीज़ में आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं, अब यहाँ पे क्या है, हम यूज़ किस डायग्राम में, यानी कि जो यूज़ केस अगर कंबाइन हो रहे हैं तो उनको पर्टिकुलर एक एंटिटी से हम कंबाइन कर देते हैं। इस प्रकार से हमें मॉडल अपना तैयार करना चाहिए। कुल मिला के इसमें ये लिखा हुआ है। ठीक, system perform their task, which group are needed to execute the system function, which group interact with the external hardware or the software, and which group perform the secondary function administration and maintenance। यानी कि ग्रुप इस प्रकार के होने चाहिए कि जो इंटरनल या हार्डवेयर को मैनेज कर रहे हों, उस सॉफ्टवेयर सिस्टम को मैनेज करने हो, इस प्रकार से ग्रुप आपको तैयार करने हैं। ऑर्गेनाइज एक्टर दैट आर सिमिलर टू वन अनदर, तो इन जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन हायरार्की, अगर एक्टर आपके सिमिलर है, कहीं आपको ऐसा लग रहा है, तो आप जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन दिखाएं। जनरलाइजेशन कैसे होती है भाई, जनरलाइजेशन होती है आपकी इस वे में,
और स्पेशलाइजेशन होती है आपकी इस वे में, ठीक है। वेयर इट्स, ये दोनों चीजें आपको पहले बता ही रखी हैं, ठीक है। वेयर इट्स एड अंडरस्टैंडेबिलिटी प्रोवाइड द स्टेरियोटाइप, स्टेरियोटाइप के मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका, एक तरह डायग्राम में मान लीजिए स्टेरियोटाइप को, ठीक। अब यहाँ पे आइए डायरेक्ट, यहाँ पे एक क्रेडिट कार्ड वैलिडेशन सिस्टम है, ठीक। क्रेडिट कार्ड वैलिडेशन सिस्टम में मतलब कुछ यूज केसेस है। अब एक परफॉर्म द कार्ड ट्रांजेक्शन, प्रोसेस कस्टमर बिलिंग, रिकॉन्साइल ट्रांजेक्शन और मैनेज द कस्टमर अकाउंट। अब इसमें एक्टर कितने हैं? 5 एक्टर हैं। मतलब एक एक्टर तो हम मेनली 3 ही मानेंगे, 5 तो कर ही दिए हैं। फिर एक एक मेन कस्टमर है। कस्टमर भैया क्या क्या मैनेज कर सकता है? कोई ट्रांजेक्शन करेगा, उसके पास कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड है, कस्टमर तो ट्रांजेक्शन करेगा ही करेगा। बिल देखेगा कितना बिल आया, जाहिर सी बात है। रिकॉन्साइल द ट्रांजेक्शन, दोबारा ट्रांजेक्शन भी कर सकता है। मैनेज द कस्टमर अकाउंट, मतलब मैनेज कस्टमर अकाउंट, अपने अकाउंट को मैनेज करेगा, ठीक। रिटेल इंस्टीट्यूशन वाला क्या करेगा, यानी कि जिस जगह से वो अपना ट्रांजेक्शन कर रहा है, जिस शोरूम से जाके वो अपने कपड़े खरीद रहा है या अपना फोन वगैरह लेने गया है, क्या करेगा वो, उस कार्ड से ट्रांजेक्शन हुआ या नहीं हुआ, ठीक। और उसके बिल, सिर्फ इसका इस कार्ड से यहीं तक का मतलब है, इससे आगे और कोई मतलब नहीं है भाई, कि कितना पैसा है इसके अकाउंटों में, कैसे मैनेज करूंगा, इससे इसको कोई मतलब है नहीं। वो कौन करेगा? जहां का कार्ड है, स्पॉन्सरिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इस चीज को वो देखेगा, ठीक है, ये थोड़ी देखेगा। अब इस कस्टमर को भी फर्दर डिवाइड कर दिया इंडिविजुअल कस्टमर में और कॉर्पोरेट कस्टमर में, ठीक। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। मॉडलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, मॉडलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम का मतलब है कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट को बताना। Requirement is a design feature, property and behavior of the system. When you state system's requirement, you are asserting a contract established between those things that lie outside the system and itself. ठीक। अब बात करते हैं एक्टिविटी डायग्राम के बारे में। तो एक्टिविटी डायग्राम अगर मैं आपको नॉर्मल वे में बताऊं तो आप फ्लो चार्ट के बारे में जानते हो, तो जैसे आपको अपने सी प्रोग्रामिंग की पढ़ाई जाती है तो हम फ्लो चार्ट के बारे में बताया जाता है कि कैसे फ्लो चार्ट हम तैयार करते हैं कोडिंग करने से पहले, कि कैसे कैसे हमारे कोड का फ्लो रहेगा, कैसे यूज़र इनपुट लेगा, कैसे उससे प्रोसेसिंग होगी और कैसे आउटपुट जनरेट होगा, उस रिजल्ट को कहाँ मैं स्टोर करूँगा, फिर उसको मतलब कैसे रिटर्न कराऊंगा, ये सारी चीज़ें कुल मिला के ऐसी एक्टिविटी में होता है। एक्टिविटी डायग्राम में क्या होता है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है यूएमएल में, ठीक है। कि अब यहाँ पे पूरे प्रोसेस जो आपने डेवलप किया है उस सॉफ्टवेयर की में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म होगी उसका स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो भी एक्टिविटी अगर हो रही है तो एक पूरा फ्लो रहेगा उसके अंदर, कैसे डिसीजन मेकिंग हो रही है, फॉग चेनिंग क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सिंपल भाषा में कि एक्टिविटी डायग्राम क्या होता है, ठीक है। Activity diagram are one of the 5 diagram in the UML for modeling and dynamic aspect of the system. Activity diagram is essentially a flow chart showing the flow of control from activity to activity. Particular activity से activity जब change होगी तो उसका flow बताने के लिए, ठीक है। You use activity diagram to model the dynamic aspect of the system. An activity diagram show the flow from activity to activity. An activity is an ongoing तो नॉन एटॉमिक एग्जीक्यूशन विद इन स्टेट मशीन में कैसे नॉन एटॉमिक एग्जीक्यूशन हो रहा है वो, ठीक है। एक्टिविटी अल्टीमेटली रिजल्ट इन वन एक्शन विच इज मेड अप ऑफ एग्जीक्यूटेबल एटॉमिक कंप्यूटेशन दैट रिजल्ट इन चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम ऑफ रिटर्न ए वैल्यू, यानी कि वो कंप्लीट जब एक्टिविटी हो जाती है तो कैसे वो जो स्टेट रिटर्न करेगा उसके बारे में, ठीक है। एक्शन इनकम्पासेस कॉलिंग अनदर ऑपरेशन, यानी कि पर्टिकुलर जब ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पे अनदर ऑपरेशन को कैसे कॉल कराने, कैसे सिग्नल को सेंडिंग करना है या डिस्ट्रॉय करना कोई एग्जिट, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर हम देखते हैं। ग्राफिकली एन एक्टिविटी इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड आर्क,
सारे डायग्राम वर्टिसेस और आर्क का ही कलेक्शन होते हैं। ये एक मोटी मोटी चिपकी हुई लाइन है थ्योरी में लिखने के लिए। एन एक्टिविटी डायग्राम में स्टैंड अलोन टू विजुअलाइज, स्पेसिफाई, कंस्ट्रक्ट एंड डॉक्यूमेंट। हर डायग्राम वाले पॉइंट में ये भी आप लिख के आ सकते हैं। अब सिंपल भाषा में आप देखिए, यहाँ एक आर्किटेक्चर साइट पे काम करना है, उसके लिए एक एक्टिविटी डायग्राम है। कैसे, जब भी आप कोई एक्टिविटी डायग्राम स्टार्ट करेंगे तो एक डार्क ब्लैक सर्कल यानी कि एक मोटा पॉइंट बनाया जाता है वहाँ पे, जो रिप्रेजेंट करता है आपकी इनिशियल स्टेट को। ठीक, अब उसके बाद क्या हो रहा है भाई, एक साइट सिलेक्ट की जाएगी, वहाँ पे एक कमीशन आर्किटेक्ट, ठीक है, फ्लो देखना, फिर एक प्लान को डेवलप किया जाएगा, फिर उसकी एक बिड तैयार की जाएगी प्लान की। ठीक, अब या तो ये परफॉर्म होगा या नहीं परफॉर्म होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, एक तो साइट वर्क होगा, एक ट्रेड वर्क होगा, व्यापार। ठीक, देन ये फिनिश होगा। फिनिश के बाद फाइनल स्टेट में जाओगे आप। फाइनल स्टेट में जैसे आपने इनिशियल पे एक डार्क सर्कल दिखाया था ना, उसके ऊपर से एक और सर्कल, अब ये डार्क नहीं करना है। तो देखिए, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट और एक्शन स्टेट, इसके चीज में इसमें हमने तीन चीजें देखी, इनिशियल, एक्शन, फाइनल। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, एक डायमंड बॉक्स बनाया था डिसीजन मेकिंग के लिए। अब यहाँ पे कॉन्करेंट वर्क हो गया, कॉन्करेंट फॉक। फॉक का मतलब ये होता है ना, जब आपका वर्क स्प्लिट हो जाता है पैरेलल लाइंस में, तो वहाँ पे फॉक आ जाता है। ठीक है, अब उस फॉक यानी कि जो कॉन्करेंट वर्क स्प्लिट हुआ था, उसको जब काम जब कंप्लीट हो जाएगा पैरेलल काम, जैसे आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि हमारी कोई दुकान है, ठीक है, वहाँ पे एक तरफ तो स्नैक्स वगैरह बिकते हैं और एक तरफ उस पे आधी दुकान में क्या है, स्टेशनरी का सामान भी मिल रहा है। ठीक है, दोनों ने अपनी अपनी सेलिंग की, मालिक एक ही है, तो दोनों सेल करने के बाद अपना अपना पैसा किसका, मालिक के पास जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या है, सेपरेशन था काम का, पेमेंट अलग अलग कर रहे थे, लेकिन ले कौन रहा है बाद में, जो एक मालिक है वो वहाँ पे ज्वाइन कर दे दोबारा से काम को। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्टिविटी डायग्राम। टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट में जाते हैं। एन एक्टिविटी डायग्राम शो द फ्लो फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी। एन एक्टिविटी इज एन ongoing non-atomic execution within state machine. Activity ultimate result in some action. तो आपको पहले ये सारी चीज़ें बता दी थी ना, वही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट में सब यही लिखते हैं। ग्राफिकली एन एक्टिविटी डायग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड आर्क। कॉमन प्रॉपर्टी, एक्टिविटी किसके लिए यूज हो रहा है, मतलब फ्लो दिखाने के लिए, तो बस जो लिखा हुआ है देखिए एक बार क्या, कि एन एक्टिविटी डायग्राम इज जस्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ डायग्राम एंड शेयर द सेम कॉमन प्रॉपर्टी। ये वाला पॉइंट भी बहुत मोटा पॉइंट है, आप कहीं भी हर डायग्राम में कॉमन प्रॉपर्टी में लिख के आना इसको। ठीक, कंटेंट में देखिए, एक्टिविटी डायग्राम कॉमनली कंटेन एक्टिविटी स्टेट, ट्रांजिशन एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइक ऑल अदर डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम में कंटेन नोट्स एंड कांस्टेंट। नोट्स एंड कांस्टेंट क्या होता है ये आपको पता ही है। एक्शन स्टेट एंड एक्टिविटी स्टेट देखिए। एक्शन स्टेट, executable atomic computation are called action state because they are state of the system, each representing the execution of action। पर्टिकुलर एक्शन को शो करना, पर्टिकुलर एक्शन को शो करना तो एक्शन स्टेट होती है। और अब ढेर सारे एक्शन हो जाएंगे, कंबाइन कर देंगे तो वो पर्टिकुलर एक्टिविटी हो जाएगी ना, उस एक्टिविटी को शो करना एक्टिविटी स्टेट होती है। ठीक है, अब यहाँ देखो कितनी लंबी बात लिखी हुई है। वी रिप्रेजेंट ए एक्शन स्टेट यूजिंग ए लॉन्च शेप। ये वाली शेप को लॉन्च शेप कहते हैं। ठीक है, इस शेप को लॉन्च शेप है ना। ए सिंबल विद हॉरिजेंटल टॉप, बॉटम, कॉन्वेक्स साइड, यही होता है। ठीक, अगर कोई एक्सप्रेशन लिखनी है तो भी आपको ऐसे लिखनी है, बिट प्लान, यानी कि यही सिंपल एक्शन हुआ था। ठीक, एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी स्टेट कैन फर्दर डिकम्पोज देयर एक्टिविटी बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अदर एक्टिविटी डायग्राम। ठीक, किसी दूसरे डायग्राम की रिप्रेजेंट करना। फर्दर मोर एक्टिविटी स्टेट आर नॉट एटॉमिक। नॉट एटॉमिक का मतलब होता है इसको फर्दर अब हम वो नहीं कर सकते, और मॉड्यूलर नहीं कर सकते इसको। ठीक है, मीनिंग दैट दे मे बी इंटरप्टेड इन जनरल आर कंसिडर टेक सम ड्यूरेशन टू कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट होने में एक थोड़ा सा ड्यूरेशन लेते हैं। ठीक,
एन एक्शन स्टेट इज एन एक्टिविटी स्टेट, सारी एक्शन स्टेट एक्टिविटी स्टेट होंगी, आपको पहले बताया था। कैन नॉट बी फर्दर डिकम्पोज, अब इनको फर्दर डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे ये प्रोसेस विल डू कंस्ट्रक्शन, ठीक, ये एक एक्टिविटी स्टेट है। देखिए अब ट्रांजिशन के बारे में, ट्रांजिशन क्या होता है, सिंपल सा ट्रांजिशन होता है। दिस इज द ट्रांजिशन, ये जो एरो है ना, ये फ्लो है ना, यही ट्रांजिशन है। व्हेन द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ द स्टेट, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे कोई एक्शन और एक्टिविटी कंप्लीट हो रहा है, अब फर्दर पास तो करने पड़ेंगे ना दूसरी एक्टिविटी के लिए, तो किसके थ्रू पास करोगे, ट्रांजिशन के थ्रू पास करोगे। तो वी स्पेसिफाई दिस फ्लो यूजिंग द ट्रांजिशन टू शो द पाथ, ठीक। ये हो गए आपके ट्रांजिशन। अब करेंगे ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग सिंपल बताऊं, डिसीजन लोगे अब आप यहाँ पे क्या करोगे, एज इन द फ्लो चार्ट यू कैन इंक्लूड द ब्रांच विच स्पेसिफाई अल्टरनेट पाथ टेकन बेस्ड ऑन सम बूलियन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे अल्टरनेट पाथ मिल गया आपको। वी रिप्रेजेंट ए ब्रांच एज अ डायमंड, अ ब्रांच में वन इनकमिंग ट्रांजिशन एंड टू मोर आउट गोइंग। एक तो आपकी इनकमिंग होगी, ठीक है, और जो आउट गोइंग होंगी ना वो अब दो होंगी। क्यों होंगी दो, इफ और एल्स, ठीक है। One each outgoing transition you place a boolean expression which is evaluated only one entering the branch, ठीक। ये तो हो गया आपका ब्रांचिंग के बारे में। ये ब्रांचिंग कभी कभी ओवरलैप भी कर जाती है ब्रांचिंग के अंदर भी, यानी कि आपने नेस्टेड इफ एल्स के बारे में सुना होगा, सेम वही चीज़, ठीक। अब यहाँ पे डिसीजन हो गया, या तो ये रीशेड्यूल या असाइन ए टास्क, ठीक है। या तो आप दोबारा से शेड्यूल बना के लाइए या मैं यही टास्क असाइन कर दूंगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट, फॉक और ज्वाइनिंग, फॉकिंग एंड ज्वाइनिंग देखते हैं। व्हेन वी आर मॉडलिंग वर्क फ्लो द बिजनेस प्रोसेस वी माइट इनकाउंटर फ्लो दैट आर कॉन्करेंट। अभी आपको बताऊंगा। तो फॉक क्या होता है, फॉक होता है जैसे कोई हमारा फ्लो चल रहा था किसी एक्टिविटी डायग्राम के अंदर। अब एक्टिविटी डायग्राम के अंदर एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे जाके क्या है कि पैरेलल काम में, मतलब मुझे अपनी जो एक्टिविटी है वो पैरेलल स्प्लिट करनी है, ठीक, एट अ टाइम। तो जो मैं पैरेलल स्प्लिट कर रहा हूँ ना एक एक्टिविटी को, वो मेरी कहलाएगी फॉक, ठीक है। अब स्प्लिट करने के बाद मेरा, जैसे मैंने अभी आपको पीछे एक हलवाई और वो एग्जांपल दिया था एक स्टेशनरी का, बाद में जाके वो सारी इनकम को रख रहा है अपने पास, वही है। मतलब सुबह तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, काम कर रहे हैं अपना, इंडिविजुअल पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं दोनों, एक स्टेशनरी वाला भी, हलवाई मतलब उसकी जो नाश्ते की दुकान है वो वाला भी, रात का सारा पेमेंट अपने मालिक को दे रहे हैं, ठीक। वो तो मालिक को जब दे रहे हैं, मालिक इकट्ठा करके अपनी तिजोरी में रख रहा है, वो तो है ज्वाइनिंग, ठीक है। जब सुबह मालिक दे रहा है कि तुम मतलब इस गल्ले में इतने पैसे रख लो, इस गल्ले में इतने पैसे रख लो, वो है मेरी क्या, फॉक, ठीक। In the UML, you use a synchronization bar to specify the forking and joining of these parallel flow of control. समझ रहे हैं, parallel flow of control. A synchronization bar is rendered as thick horizontal vertical line. This and this. ठीक. Fork represent the splitting a single flow of control. Splitting a single flow of control into two or more concurrent flow of work. A fork may have one incoming transition, एक एक आपके पास इनकमिंग ट्रांजिशन होगा जब आप ये करो तो एक से ज्यादा आउटगोइंग होंगे, ठीक है। ब्रो द फॉग द एक्टिविटी एसोसिएट विद ईच ऑफ दीज पाथ कंटिन्यू इन पैरेलल। ये देख रहे हैं ना, प्रेपर प्रिपेयर ऑफ स्पीच आई थी, ठीक है। उसको फर्दर डिकम्पोज किया गैशियर में और डिकम्प्रेस में, सिंक्रोनाइज बाय माउथ, स्ट्रीम ऑडियो, ठीक है। फिर उनको कंबाइन कर दिया, फिर कंबाइन करके क्लीन अप कर दिया। यहाँ से तो मेरा हुआ फॉकिंग स्टार्ट हो गई, जब ये क्लीन अप में आया तो ये मेरी जॉइनिंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जॉइन में देख लीजिए क्या है। अ जॉइन रिप्रेजेंट अ सिंक्रोनाइजेशन टू और मोर कॉन्करेंट फ्लो। अ जॉइन may have two or more incoming transition and one outgoing transition. Above joining activity associated with each these paths continue parallel. At a join the concurrent flow synchronizing, meaning that each wait until all incoming flow
हैव रीच द जॉइन एट द पॉइंट ऑफ द फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो ये आज आपका कंप्लीट होता है एक्टिविटी डायग्राम, और इससे पहले जो हमने यूज केस डायग्राम पढ़ा था वो। ठीक, अब तक हम 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्रामों के बारे में पढ़ रखा है हमने। ठीक है, 9 डायग्राम आपसे डिस्कस किए थे, और जो फर्दर 9 में से 4 ये हो गए, 2 हमने क्लास डायग्राम ऑब्जेक्ट डायग्राम यानी कि 6, 3 डायग्राम और बचते हैं, उन्हें और पढ़ते हैं। ठीक, तो जो आपको मोटा मोटा जो इस पूरा हमारा जो सब्जेक्ट है, मोटा पोर्शन इसका हमारा कवर हो जाएगा। ठीक, तो थैंक यू आज की वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और प्लीज़ अपने कमेंट को छोड़ते जाएं।